हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका बीएससी थर्ड ईयर में गिवन है, जूलॉजी सब्जेक्ट में भी है और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में भी है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ से कैसे डिफ़र करती हैं, यानी टैबुलर फॉर्म में मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बीच में डिफरेंसेस भी देखेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या उसका प्रोसीजर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। Monoclonal antibodies are monospecific antibodies that are made by identical immune cells that are all clones of uniparent cell. Monoclonal antibodies इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, मतलब एक आइडेंटिकल इम्यून सेल से बनी हुई होती हैं। इम्यून सेल्स आई होप आपको पता होंगी, WBCs होती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। तो तरह तरह की WBCs के द्वारा बनती हैं एंटीबॉडीज़, पर्टिकुलरली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। लेकिन जब एक ही सेल से, एक ही इम्यून सेल से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो और वो यूनिपेरेंट सेल के क्लोन्स हों, ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। अभी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, जब आप इसका पूरा प्रोसीजर समझेंगे, डायग्राम के साथ में भी आपको समझाऊंगी, तो आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज़ एन एंटीबॉडी मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक वाइट ब्लड सेल, यानी एक वाइट ब्लड सेल ली जाती है, फिर उसकी क्लोनिंग कराई जाती है। क्लोनिंग क्या होता है, यानी उसकी डुप्लीकेटिंग करानी, यानी उसके जैसी और WBCs को बनाना, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन हैव मोनोवेलेंट एफिनिटी बाइंडिंग ओनली टू सेम एपिटोप दैट पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के पास एक ऐसा फीचर होता है कि ये मोनोवेलेंट एफिनिटी होती है इनकी। मोनोवेलेंट एफिनिटी का मतलब होता है कि ये सिर्फ बाइंडिंग ओनली टू सेम एपिटोप, मतलब एपिटोप ऐसा रीजन होता है दैट पार्ट ऑफ अ एंटीजन, एंटीजन के ऊपर पाया जाने वाला एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि आपकी एंटीबॉडी उसे रिकॉग्नाइज करती है। मैंने इम्यूनाइजेशन वाली जो वीडियोस बनाई है उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, और सभी चीज़ें बताई हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। तो अगर आपको यहाँ से थोड़ा टिपिकल लग रहा है, समझ में आपको नहीं आया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीजन के ऊपर एक पार्ट होता है, एक रीजन होता है जिसे हम एपिटोप कहते हैं, और यही रीजन हमारी एंटीबॉडी पहचानती है। पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तभी उससे फाइट करेगी। और हमारी एंटीबॉडी के ऊपर जो हिस्सा होता है, जो इस एपिटोप वाले हिस्से को पहचानता है, उसे हम पैराटोप कहते हैं। याद रखिएगा इन दोनों ही टर्म को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एंटीजन में ऐसा कौन सा हिस्सा होता है, एपिटोप होता है, और एंटीबॉडीज़ में ऐसा कौन सा हिस्सा होता है, पैराटोप होता है। तो ये एक दूसरे को, रीजन को ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद ही जो होता है आगे का प्रोसीजर होता है। तो मोनोवेलेंट एफिनिटी है, यानी उसके पास सिर्फ एक ही ऐसा एपिटोप होता है, रैदर देन बाकी जो और एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं उसमें बहुत सारे एपिटोप होते हैं। Then, in contrast, polyclonal antibodies bind to multiple epitopes and usually made by several different antibody secreting plasma cell. अगर हम इसका डिफरेंस लेते हुए पढ़ें, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो तरह तरह के एपिटोप्स के साथ बाइंड कर सकती हैं। जैसे अभी बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, तो अब उस एंटीजन पे कौन सा हिस्सा होगा जो एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगी, आप बताइए। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, तो वो हिस्सा होगा एपिटोप। तो ये जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं ये तरह तरह के एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, मतलब कई तरीके के एंटीजेंस के, कई तरीके की एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करके उनसे बाइंड कर सकती हैं। इसी वजह से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक का मतलब किसी भी एक एंटीजन के एक ही एपिटोप के साथ वो बाइंड कर सकती है, इसी वजह से उनको मोनो भी कहा गया है। और यहाँ पे ये तरह तरह की एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं, उन तरह तरह की एंटीबॉडीज से ये सिक्रीट होती जाती हैं। ज़रूरी नहीं किसी स्पेसिफिक कोई यूनिपेरेंट सेल है उसी से सिक्रीट हो रही है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो तो किसी एक पर्टिकुलर यूनिक टाइप की WBC से ही प्रोड्यूस होती हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हिस्ट्री की बात करें तो रोल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैव कम टू एज्यूम वॉज फर्स्ट पॉस्टुलेटेड बाय अर्ली 20th सेंचुरी इम्यूनोलॉजिस्ट द पॉल एलरिच हु प्रपोज द आइडिया ऑफ मैजिक बुलेट। तो इन्होंने अगर इसकी कुछ हिस्ट्री का डिस्कस करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का सबसे पहले फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था 20th सेंचुरी में। ये इम्यूनोलॉजिस्ट थे पॉल एलरिच, इन्होंने ही एक आइडिया दिया था मैजिक बुलेट का। उसी के बाद इन्होंने धीरे धीरे और इसमें इन्वेंशन किया और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया। Monoclonal antibodies can be produced through a technique popularly called as hybridoma technique। अभी तक हमने क्या देखा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस अभी हमने पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। मोनोवेलेंट एफिनिटी होती है, पॉलीक्लोनल में पॉलीवेलेंट एफिनिटी होती है। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं पॉलीक्लोनल में कि उसके पास पॉलीवेलेंट एफिनिटी होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कैसे होती हैं, किस टेक्निक के द्वारा हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उस टेक्निक को कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, अब देखते हैं जॉर्ज कोहलर एंड केसर मिलिस्टीन, ये जो थे दो, इन्होंने क्या डिसाइड किया था, सक्सीडेड इन मेकिंग द फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल लाइंस विद बी सेल्स टू क्रिएट हाइब्रिडोमास दैट कुड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू नोन एंटीजन दैट आर इमॉर्टलाइज्ड। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखी थी कि उन्होंने माइलोमा सेल्स लिए थे और बी सेल्स लिए थे, आपस में दोनों को फ्यूज़ कराया था। फ्यूजन के बाद जो हाइब्रिडोमास बने थे वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो जो एंटीबॉडीज़ थी वो स्पेसिफिक थी किसी नोन एंटीजन के लिए। यानी अब दोबारा से इसको देखते हैं, जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक में क्या किया जाता है, माइलोमा सेल्स को लिया जाता है। माइलोमा सेल्स हमारी कैंसरस सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है इनडेफिनिट टाइम डिवाइड करने की। यानी जो कैंसरस सेल्स होती है, आपने सुना होगा, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड रेट से डिवाइड करती हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है कॉन्टीन्यूअस डिवाइडिंग की। तो वही माइलोमा सेल्स यहाँ ली जाती हैं, और बी सेल्स तो हमारे इम्यून सिस्टम से लिए जाते हैं। फिर इन दोनों का फ्यूजन कराया जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम हाइब्रिडोमास कहते हैं, और इसी हाइब्रिडोमास से हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और वो होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही फाइट करेंगी और वो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, hybridoma development, much of the work behind the production of monoclonal antibodies rooted in the production of hybridoma, which involve identifying the antigen specific plasma cell that produce antibodies specific to an antigen of interest, fusing those cells with myeloma cells। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने का जो एक काम है, उसका आधे से ज़्यादा काम किस पे डिपेंडेंट है, हाइब्रिडोमा बनाने पे। एक बार हमारे हाइब्रिडोमास बन जाते हैं तो बहुत ही ईजिली हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगी। माइलोमा सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनेटली एंड देयरफॉर आर इमॉर्टल। ये बताया ना मैंने, माइलोमा सेल्स कैंसरस सेल्स होती है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है इनडेफिनेट टाइम ऑफ डिवाइड करने की। टू प्रोड्यूस अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अ माउस इज इम्यूनाइज्ड। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये आपको याद रखना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक माउस को इम्यूनाइज्ड किया गया with antigen of interest। during next several weeks antigen specific B cells proliferate begin to produce antibodies in mouse। अब यहाँ पे क्या हुआ, एंटीजन जो हम एंटीजन चाहते थे, जिस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाना चाहते थे, वही पर्टिकुलर एंटीजन हमने माउस के अंदर काफ़ी सेवरल हफ्तों तक इंजेक्ट किया। फिर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बी सेल्स बनना स्टार्ट हो गई माउस के अंदर, और वो कुछ सर्टन एंटीबॉडीज़ भी बनाने लगी माउस के अंदर। अब क्या होता है, स्फिलीन और द lymph node tissue which is rich in B cell is then removed from the mouse। अब क्या किया जाता है, माउस के अंदर जो स्फिलीन एक ग्लैंड होती है, या जो लिम्फ नोड्स होते हैं टिश्यू के, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, उनको माउस के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी रिमूव कर लिया जाता है। क्यों रिमूव किया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर तो सारी बी सेल्स हैं जो बनी है उसके अंदर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द माउस एंड द बी सेल्स आर फ्यूज्ड। अब हमने जो यहाँ पे निकाली है बाहर एंटीबॉडीज़, उनको हम बी सेल्स को फ्यूज़ करते हैं किसके साथ, माइलोमा सेल्स के साथ, जो कि कैंसरस प्लाज्मा सेल होती हैं। ठीक है, माउस के अंदर हमने क्या किया,
माउस के अंदर हमने क्या किया, अपना स्पेसिफिक एंटीजन, जो एंटीजन के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडीज़ चाहिए थी, वो एंटीजन हमने माउस के अंदर इंजेक्ट किया। अब माउस के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हुई, तो एंटीबॉडीज़ स्टोर कहाँ पे होंगी, जनरली लिम्फ नोड टिश्यूज़ में पाई जाती हैं। तो माउस के अंदर के लिम्फ नोड टिश्यू को हमने रिमूव कर लिया। अब उसके अंदर भर भर के एंटीबॉडीज़ हैं जो उस एंटीजन के अगेंस्ट में बनी हैं। अब उन एंटीबॉडीज़ को हम माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ कराएंगे, ठीक है, ये लैब में होगा। वो सभी पूरा प्रोसेस माउस के अंदर हो रहा था। माउस के अंदर से हमने लिम्फ नोड टिश्यू को बाहर निकाल लिया। अब हम माइलोमा सेल्स के साथ उसको फ्यूज़ कराएंगे। फ्यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ पे क्लोनिंग होगी। जो एंटीबॉडीज़ माउस के अंदर बनी थी उसी तरह की और एंटीबॉडीज़ हमारी बन जाएंगी, जिन्हें हम हाइब्रिडोमास कहेंगे, ठीक है। देन मेनी सेल्स फ्यूज इन कल्चर एंड बिगिन टू ग्रो, बट ओनली स्मॉल नंबर आर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हाइब्रिडोमास। हाइब्रिडोमास आर सेलेक्टेड फ्रॉम, अब जो हमने कल्चर बनाया है, जो कल्चर लैब में प्रिपेयर किया है, जो फ्यूजन कराया है, तो उसमें से कुछ तो फ्यूजन हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो अनफ्यूज्ड होते हैं, जिनका फ्यूजन नहीं होता है एंटीबॉडी का माइलोमा सेल्स के साथ। देखते हैं, तो हाइब्रिडोमास जो बन गए, यानी जिनका फ्यूजन हो चुका है, उनको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमास कहते हैं। अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो जब फ्यूजन हो जाएगा बी सेल्स का और माइलोमा सेल्स का, तो उसे हम हाइब्रिडोमास कहते हैं। तो अब हम हाइब्रिडोमास को कैसे पहचानेंगे पूरे कल्चर में से, तो हम एक और टेस्ट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हाइपोजैंथीन और थाइमिडीन, मतलब HAT इसको पूरा कहते हैं, एमिनोप्टेरिन भी होता है। तो HAT इस मीडियम को कहा जाता है। इस मीडियम को हम उसमें डालते हैं कल्चर में। फिर क्या होता है, दिस सेलेक्टिव कल्चर मीडिया इज कॉल्ड HAT मीडियम, ये हम बता चुके हैं। दिस मीडियम इज सेलेक्टिव फॉर फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल्स, और ये जो मीडियम है ये सेलेक्टिव का काम करता है। ये हाइब्रिडोमा सेल्स को सेलेक्ट कर लेता है, सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। जितने भी फ्यूज्ड हाइब्रिडोमास होते हैं वो इजीली हम उनको आइडेंटिफाई अब कर सकते हैं। Then the HAT medium stops the growth of unfused myeloma cells because the myeloma cells which are fused are able to grow indefinitely in the medium। अब जो HAT medium है हमारा, जो unfused myeloma cells हैं, जिनका हमें कोई काम नहीं है, वो unfused myeloma cells का हमारे पास कोई काम नहीं, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और जो फ्यूज्ड है उनकी जो ग्रोथ है वो अनडेफिनेटली होती रहती है, क्योंकि उनके साथ माइलोमा सेल लिंक्ड है एंटीबॉडीज, वो फ्यूज्ड होती रहेंगी। देन द अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स डू नॉट ग्रो इंडिपेंडेंटली। अनफ्यूज्ड सेल डाई इन फ्यू डेज बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो इन कल्चर। अब जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स थी वो एंटीबॉडीज के साथ फ्यूज तो हो नहीं पाई, मैंने बताया था ना भी, कल्चर में कुछ फ्यूज हुई और कुछ फ्यूज नहीं हुई। तो जो नहीं फ्यूज हो पाई वो हाइब्रिडोमास तो बनी नहीं। तो जब वो फ्यूज नहीं हो पाई तो उनको ये जो HAT मीडियम है धीरे धीरे उनको डिग्रेड कर देता है और वो पूरी तरह से कल्चर में डाई हो जाती है कुछ दिनों में, ठीक। देन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे द ELISA कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडोमास दैट प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द कल्चर। अब ELISA टेस्ट हम करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये डाल के हम हाइब्रिडोमास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ये मान सकते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट फ्रॉम द कल्चर। देन आफ्टर ऑब्टेनिंग द मीडिया सैंपल ऑफ कल्चर्ड हाइब्रिडोमास द डिजायर्ड एंटीबॉडीज मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड। जब हमें हमारा कल्चर्ड हाइब्रिडोमा मिल चुका है सेलेक्टेड वाला, तो उसमें से अब हम डिजायर्ड एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव रिप्लेस्ड द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर मेनी इम्यूनो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस बिकॉज दे आर मोर स्पेसिफिक। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इन्होंने पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज को रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि मोनोक्लोनल होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, वो स्पेसिफिक होती है एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, ठीक है। In recent years, though the hybridoma technology antibody of the desired properties can be produced, the monoclonal antibodies are very useful because, अब इनके कुछ 2-3 एडवांटेजेस कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्यों अच्छी हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, हाईली स्पेसिफिक हैं और क्विकली बहुत ही एडुकेट अमाउंट में यानी ज़्यादा मात्रा में हम बना भी सकते हैं। तो एक छोटा सा ऐसे ही आप रफ डायग्राम भी दिखा सकते हैं कि ये एंटीजन था, ये एंटीजन कौन सा है, जिस एंटीजन के अगेंस्ट में हमको एंटीबॉडी चाहिए, वो एंटीजन हम माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। फिर अब उस माइस के अंदर जहाँ पे वो स्फिलीन है या लिम्फ नोड टिश्यू है जहाँ पे एंटीबॉडीज एक्यूमुलेट होती है, बनती हैं सभी चीज़ें, तो वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये हमारी है माइलोमा सेल्स, कैंसर सेल्स, जिनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, इनडेफिनिट टाइम वो डिवाइड कर सकती हैं। उनको हम क्या करेंगे, फ्यूज़ कर देंगे। फ्यूज़ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमास कहते हैं। हाइब्रिडोमास बहुत सारे अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स भी होती हैं, तो उनको हाइब्रिडोमास को अलग करने के लिए हम एक कल्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम HAT मीडियम कहते हैं। HAT मीडियम
मीडियम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो HAT मीडियम को डाल के हम हाइब्रिडोमास को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद उसकी क्लोनिंग करा के और डिज़ायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था। यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ज़्यादातर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जो एंटीबॉडीज़ हैं यहाँ पे वो प्यूरीफाई करने के लिए टारगेट कंपाउंड को यूज़ की जाती है, जिसे हम इम्यूनो प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो थेरेपेटिक यूजेस में भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कैंसरस ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें माइलोमा सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको किसी तरह से कैंसर में भी यूज़ किया जाता होगा, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बट इसका कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। एज दे बाइंड ओनली टू कैंसर सेल, स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट टारगेट कैंसर सेल। ठीक है, कैंसर में मदद करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि ये मोनो स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, इस वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी ये काम करती हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेज में हमारे शरीर का, हमारे इम्यून सिस्टम का ही कोई एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और हमें ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं पॉलीक्लोनल में और एंटीक्लोनल में, ये आप देख सकते हैं। ये सिंगल एंटीजन से बाइंड कर सकता है और ये मेनी एंटीजन से बाइंड कर सकती हैं पॉलीक्लोनल। यहाँ पे सिंगल क्लास होती है एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे तरह तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती हैं। IgM, IgG, A, IgE जितनी भी तरीके की होती हैं, 5 तरीके की होती है, वो बन सकती है। यहाँ पे सिंगल क्लास होती है और यहाँ पे ये स्पेसिफिक होती हैं और यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक, देन सिक्रीटेड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिकल इम्यून सेल से सिक्रीट होती है और ये तरह तरह की बी सेल से सिक्रीट होती है, कोई आइडेंटिकल सेल से नहीं रिलीज होती हैं। बाइंड्स टू ओनली सेम एपिटोप, और ये तरह तरह के मल्टीपल एपिटोप से बाइंड कर सकती है, क्योंकि तरह तरह के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक तो है नहीं किसी एक के लिए, तो तरह तरह के एंटीजन के ऊपर जो अलग अलग एपिटोप है उन सब पे बाइंड कर सकती है। और ये जो स्पेसिफिक है किसी एक एंटीजन के लिए, तो सिर्फ एक ही एपिटोप से ये बाइंड कर सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोसीजर पूरा। ये रफ डायग्राम आप बना सकते हैं और पॉलीक्लोनल से कैसे ये डिफरेंस है ये टेबल में भी आप एग्जाम में दिखा सकते हैं।